Hello students, now we will study our next topic of organizational behavior, that is transactional analysis. सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे. It refers to that method of examining which ego states gives rise to the transactional stimulus and transaction response in any transaction so that the behavior of a people can be forecasted. इसमें हमें बताया गया है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ बात करता है, कुछ डिस्कशन करता है या किसी बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट करता है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं. ट्रांजैक्शन के बाद उसके लिए उस ट्रांजैक्शन में एक स्टिमुलस होता है एंड एक रिस्पॉन्स होता है. जब दो पर्सन आपस में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं या कुछ बात कर रहे होते हैं, तो उसमें वो स्टार्टिंग में जो वो पर्सन स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस. एंड नेक्स्ट जो पर्सन रिस्पॉन्स करता है उसकी बात का, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स. व्हेन अ पर्सन टॉक टू some other person or has some transaction with him, he happens to be a particular psychological position. This position are called ego state. जब सामने वाला पर्सन किसी एक पर्टिकुलर ईगो स्टेट में रह के उसकी एक साइकोलॉजिकल पोजीशन होती है, वो एक साइकोलॉजिकल पोजीशन में जवाब देता है. जब वो जो साइकोलॉजिकल पोजीशन होगी वो ही उस पर्सन की ईगो स्टेट होती है. When a person tells something to other, it is called transactional stimulus. The second person who replies to the first person, his reaction is called transactional response. जब एक पर्सन किसी पर्सन को कुछ बात कहता है या कोई बात करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस, और जो पर्सन रिस्पॉन्स करता है, रिप्लाई करता है, उस रिप्लाई को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसकी एक डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू पॉल हार्से, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज द टेक्निक टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ फीलिंग्स. इसके हमारे पास कुछ स्कोप और मॉडल्स दिए गए हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है ईगो स्टेट. It refers to a pattern of behavior that a person develops on the basis of experience as he or she grows up. जब एक पर्सन ग्रो करता है और कुछ एक्सपीरियंसेस लेता है तो उसका एक पैटर्न बन जाता है अपने बिहेवियर को कंडक्ट करने का या रेगुलरली उस बिहेवियर में चलने का. उस बिहेवियर को हम बोलते हैं ईगो स्टेट. हमारे पास 3 ईगो स्टेट्स हैं जिसमें एक पर्सन बिहेव करता है. सबसे पहले हमारे पास आता है पेरेंट ईगो स्टेट, which an individual learn from observing the behavior of his parents. In short, when a person behaves according to the behavior of his parents, it can be said that he happens to be in parent ego state. जब एक पर्सन किसी किसी ऐसी सिचुएशन में रह के अपने पेरेंट के साथ की तरह का बिहेव करता है, तब उसको बोलते हैं कि ये पेरेंट ईगो स्टेट में बात कर रहा है. नेक्स्ट आता है हमारे पास एडल्ट ईगो स्टेट. एडल्ट ईगो स्टेट वो स्टेट होती है जब एक पर्सन अपनी जो खुद की नॉलेज है, खुद की स्किल्स है और कैपेसिटी है सोचने की, वो डेवलप करता है. इन विच the individual has developed the capacity to think. When a person starts making use of knowledge, reason, analysis, it can be said it is in the adult ego state. जब एक पर्सन अपनी खुद की नॉलेज को यूज़ करता है, अपने उसके रीज़न एनालिसिस करता है या कुछ पर्टिकुलर डिसीज़न लेता है अपने खुद की थिंकिंग के बाद, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एडल्ट ईगो स्टेट. नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइल्ड ईगो स्टेट. व्हेन द इंडिविजुअल हेल्पलेस एंड इज रेडी टू बी डायरेक्टेड. व्हेन अ इंडिविजुअल बिहेव इन अ चाइल्डिश मैनर, ही हैपन्स टू बी इन द चाइल्ड ईगो स्टेट. जब एक पर्सन किसी चाइल्डिश मैनर में बिहेव करता है तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट. द चीफ ट्रेट ऑफ अ चाइल्ड इज़ दैट ही इज़ रेडी टू गाइडेड और डायरेक्टेड. वो चाहता है कि उसको गाइड किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती और वो अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को भी यूज़ नहीं कर सकता. ही हैज़ द ट्रेट ऑफ हैप्पीनेस, क्राई अलाउड, एंग्री, इल विल एंड ऑपोजिशन, अनोयंस.
एंड डेस्परेशन, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो खुश भी रहता है, क्राई करता है, ज़ोर से चिल्लाता भी है, एंगर होता है उसके अंदर, और कई बार वो नाराज़ भी हो जाता है जब उसको कुछ अपोज करते हैं, और डेस्परेशन होती है उसको कोई चीज़ करने की। तो अगर कोई पर्सन ऐसे बिहेव करता है तो वो एक चाइल्ड ईगो स्टेट में रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकेंड मॉडल है, वो है ट्रांजैक्शंस। व्हेन अ स्टिमुलस फ्रॉम अ पर्सन इज बीइंग रिस्पोंडेड बाय अनदर पर्सन, अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन बोथ द पार्टीज आर इन सम पर्टिकुलर ईगो स्टेट। देयर इज थ्री टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई बात करता है या अपने विचार शेयर करता है, तो उस रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो कहेगा कुछ किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या होगा, स्टिमुलस। एंड जो सेकंड पर्सन उसका रिप्लाई करता है वो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो ये जो ईगो स्टेट है इसमें भी अलग अलग ईगो स्टेट्स होती हैं एक पर्सन की, और इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स में दिया गए हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। इट रेफर्स टू दैट ट्रांजैक्शन इन विच द स्टिमुलस बाय अ पर्सन गेट द प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पर्सन। जब एक पर्सन ऐसा ही बिहेव किया जाता है जैसा उससे प्रेडिक्ट किया गया था कि ये ऐसे बिहेव करेगा, तब उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि एक कोई सब मैनेजर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को कोई स्टिमुलस देता है या कोई मैसेज सेंड करता है, और उसको पता है कि वो एक चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रिस्पॉन्स करेगा, तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। जब एक पर्सन को पता होता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, सामने वाले का उसका ईगो स्टेट उसको पता रहती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन। जब एक पर्सन को नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन किस वे में बिहेव करेगा, किस ईगो स्टेट में जवाब देगा, रिस्पॉन्स उसका किस ईगो स्टेट में रहेगा, तब उस ईगो उसको हम उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन। इट रेफर्स टू दैट ट्रांजैक्शन इन विच द स्टिमुलस बाय अ पर्सन does not get a complimentary response from the other person। इसमें यही बताया गया है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के ईगो स्टेट का और रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और पता नहीं वो किस वे में कर दे, मतलब रिस्पॉन्स कर दे, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे अभी पिछले उसमें बताया था मैंने एक एग्जांपल, जैसे उसमें क्या था, प्रिडिक्टेड था कि उसका सबॉर्डिनेट चाइल्ड ईगो स्टेट में ही आंसर करेगा। बट इसमें क्या होता है, एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कोई आइडिया देता है या कुछ बात शेयर करता है या कोई डिसीजन देता है, तो उस बारे में सबॉर्डिनेट का जो रिस्पॉन्स रहता है वो चाइल्ड ईगो स्टेट में ना आके उसका अपोजिट एडल्ट ईगो स्टेट में आ जाता है, जो कि प्रिडिक्टेड नहीं था बाय मैनेजर। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ulterior transactions। It refers to that transaction in which two ego state work simultaneously। इसमें क्या होता है कि जब दो ईगो स्टेट वर्क करती हैं साइमल्टेनियसली, इसमें क्रॉस्ड ईगो स्टेट भी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट भी रहती है। ट्रांजैक्शन आर डन एट टू लेवल्स, फर्स्ट एट द सोशल लेवल एंड द सेकंड एट साइकोलॉजिकल लेवल। For example, a shopkeeper tells a customer that a particular product is of high quality and is useful only for the wealthy people। इसमें क्या होता है कि उसने एक पर्सन को बता दिया कि ये जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की ये बहुत अच्छी है, जो एक सोशल लेवल पर उसने बताया, बट साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि इसको सिर्फ वेल्थी लोग ही खरीद सकते हैं, ये वेल्थी लोगों के लिए ही यूज़फुल रहेगा। तो इसमें दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, क्रॉस्ड भी और चाइल्ड ईगो स्टेट भी, कॉम्प्लीमेंट्री भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ पोजीशन। इट रेफर्स टू द डोमिनेंट वे ऑफ रिलेटिंग टू पीपल फॉर अ लाइफ टाइम। लाइफ पोजीशंस आर ऑफ फोर टाइप्स। These are indicated in the following
डायग्राम्स। हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव। हम सबसे ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव, नेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे नेगेटिव। जो पॉजिटिव में आ जाते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। इस ईगो स्टेट में क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है अपने लिए वो पॉजिटिव होगा लेकिन वो दूसरों के लिए नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ इंडिविजुअल हैज़ बीन इग्नोर्ड इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फैमिली एंड अदर पीपल, हिज एक्सपीरियंस आर नॉट कंफर्टेबल एंड हैप्पी। सच अ person comes out of the indifferent attitude of people by putting in a lot of hard work. He comes to have self confidence after reaching that state. Now he start recognize his own self as the best among all others. He start believing in himself and losing faith in other. जब एक पर्सन दूसरों में फेथ लूज करने लगता है और उसको सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास होता है, तो वो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके वाली स्टेज पे आ जाता है। ये पर्सन्स क्या होते हैं, वर्क ऑब्सेसिव होते हैं, एग्रेसिवनेस होती है इनमें, ठीक है, ये थोड़े कंप्लेनिंग भी होते हैं। नेक्स्ट आता है आई एम ओके, यू आर ओके। ऐसे पर्सन खुद के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं और सामने वाले जो पर्सन होता है जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसके लिए भी वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। व्हेन अ पर्सन इज ब्रॉट अप इन अ वेरी कंफर्टेबल वे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, हिज एक्सपीरियंस आर वेरी हैप्पी। Such people are laden with positive thoughts. They have a positive attitude towards every individual. It becomes a habit with them to have friendly relation with all the other peoples. ये क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, रिसाइलेंट होते हैं, नॉर्मेटिव होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाता है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। जब एक पर्सन ना खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और ना ही वो सामने वाले के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, तो उसको हम नेगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। इफ़ अ पर्सन डिड नॉट गेट इनफ लव एंड एनकरेजमेंट इन हिज चाइल्डहुड, आफ्टर doing very well, he comes to adopt a defeatist attitude and a losing view of life. मतलब उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है लाइफ को लेकर। द लीस्ट ऑफ सच अ पर्सन हैपन टू बी फुल ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस। इनके बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ब्लॉसम नहीं कर सकते लाइफ में। इनका जो एटीट्यूड होता है वो सामने वाले पर्सन के लिए भी नेगेटिव ही रहता है। सच अ पर्सन स्टार्ट हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर इवन टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो थोड़े सल्की होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, थोड़े काइनिकल होते हैं, जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव एटीट्यूड का एक एग्जांपल और आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। जब एक पर्सन का अपने लिए एटीट्यूड नेगेटिव होता है और वो दूसरों के लिए थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ऐसे पर्सन आ जाते हैं इस कैटेगरी में। When a person have remained dependent on other in his childhood, he comes to have a inferiority complex. He start considering himself small and insignificant in comparison to others. He start having a negative attitude towards his own self and a positive attitude towards his other. कि जब एक पर्सन दूसरों के लिए थोड़ा अच्छा एटीट्यूड रखता है और बट अपने लिए उसका जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे पर्सन डिपेंडेंट एटीट्यूड वाले होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं और थोड़े ओवरवेल्म्ड भी होते हैं जब कोई सिचुएशन उनके पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट जो मॉडल है वो है स्ट्रोक्स। इट रेफर्स टू एनी एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग for another's presence. All the people desire to get recognition from society, its love and encouragement. The recognition coming from other people is known as strokes. Strokes can be verbal, non-verbal and physical. जो स्ट्रोक होता है, जब एक पर्सन दूसरों से थोड़ी अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन की जो एक्सपेक्टेशन रखता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक कई तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक एंड मिक्स स्ट्रोक।
ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। जब जैसे कोई सबॉर्डिनेट होता है तो वो चाहता है कि उसका बॉस या उसका सुपीरियर उसको रिकॉग्नाइज करे, उसके काम को अच्छा कहे। जैसे कि टेलिंग योर सबॉर्डिनेट मिस्टर अंकित यू हैव डन अ गुड जॉब इज अ वर्बल स्ट्रोक, एंड स्माइलिंग ऑन सीइंग द good work of your subordinate happens to be non-verbal stroke. And in the same way, on seeing the good work of your subordinate, giving a pat on the back fall in the category of physical stroke. जब पर्सन को कहा जाता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो ये हो गया एक वर्बल स्ट्रोक। और जब एक पर्सन को ऐसे नहीं बोला जाता, उसको ऐसे फील करवाया जाता है कि वो बहुत अच्छा काम करता है, तो वो होता है नॉन वर्बल स्ट्रोक। और जब एक पर्सन को जैसे उसकी बैक पे पैट करके शाबाशी दी जाती है, तो वो हो जाता है एक फिजिकल स्ट्रोक। स्ट्रोक के 3 टाइप्स दिए गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मिक्स्ड। पॉजिटिव स्ट्रोक में आ जाता है firm handshake, appreciation, smiling, having eye contact. It encourages employee and their efficiency. उसको थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलती है जब उसके बॉस उसके सुपीरियर उसको अच्छी तरह से फील करवाती हैं, तब उस पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रोक आता है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव। अंडर इट criticizing, hatred, etc. are included. They create physical and mental tension. जब एक पर्सन के साथ नेगेटिव स्ट्रोक होता है तो वो पर्सन क्या होता है, थोड़ा नेगेटिव बिहेव करने लग जाता है, उसको टेंशन हो जाती है, थोड़ा फिजिकली और मेंटली उसको टेंशन हो जाती है। इट इज़ अ नेगेटिव स्ट्रोक व्हेन द सबॉर्डिनेट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनेजर इवन आफ्टर हैविंग पुट इन द लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कि जब एक ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी उसके जो मैनेजर है वो उसको क्रिटिसाइज़ करे, तो उस पर्सन के अंदर एक नेगेटिव स्ट्रोक आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्स स्ट्रोक, जो दोनों तरीके का हो सकता है। अंडर दिस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्ट्रोक्स आर यूज साइमल्टेनियसली। For example, telling a subordinate that he has done a good job but he could have done better. This is mixed stroke. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेम्स। इट रेफर्स टू ऑफिस पॉलिटिक्स। फर्स्ट द बिहेवियर दैट इज़ फ्री फ्रॉम डिसीट एंड सेकंड द बिहेवियर दैट इज़ डिसीटफुल। गेम्स एक ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जो दूसरों को डिसीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि कहीं ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स की जाती है, आप अपने आप ऊपर उठ के और दूसरे को नीचा गिराने की जब कोशिश करते हैं तो उसको गेम्स टैक्टिक्स बोलते हैं। जब एक पर्सन दूसरे के पर्सन को नेगेटिव दिखाता है, उसको भी हम गेम्स की कैटेगरी में रखते हैं। द बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसीटफुल इज कॉल्ड गेम। जब किसी छल से, धोखे से कोई टैक्टिक यूज़ की जाती है, ऐसा बिहेव किया जाता है, तो उसको हम गेम्स बोलते हैं। सच बिहेवियर इज़ ऑफन इंडल्ज इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा जो बिहेवियर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है। एक प्रोफेशनली जो लोग वर्क करते हैं, उनके कुलीग्स में आपस में वो पॉलिटिक्स करते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से वो दूसरे को डिसीट करने की कोशिश करते हैं, उसको ही यहाँ पर गेम बोला गया है। इसमें गेम्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमारे पास। किंग्स ऑफ हिल्स। इन दिस गेम अ सुपीरियर एनकरेज हिज सबॉर्डिनेट टू हैव कॉम्पिटिशन विद हिम। मतलब सुपीरियर जो होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को ऐसा दिखाएगा कि वो उसके साथ कंपटीशन करे, बट बिकॉज ऑफ द सुपीरियर पोजीशन बाय परफॉर्मिंग बेटर देन हिज सबॉर्डिनेट ही इज़ पब्लिकली ट्राइंग टू लेट हिम डाउन। मतलब वो जो सुपीरियर होगा उसको कंपटीशन के लिए एनकरेज करेगा और उसको सबके सामने लेट डाउन करने की भी कोशिश करेगा, थोड़ा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये आ जाता है किंग ऑफ हिल्स के अंदर, हीरो। नेक्स्ट आता है हीरो। In this example of game, a superior plans to let down a subordinate. He creates such situation which result in failure for every efforts of the subordinate. मतलब जो उसका सुपीरियर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी करेगा, ऐसी सिचुएशन रखेगा जिससे क्या होगा, वो पर्सन लेट डाउन हो जाएगा या अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको फेलियर मिलेगा। तो ये हीरो के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आ जाती है सी वट यू मेड मी डू। इसके अंदर क्या आता है, जब एक पर्सन अपनी गलतियों को दूसरों के सिर पर इल्ज़ाम लगाता है, किसी चीज़ का ब्लेम करता है, दूसरों के लिए उसको ब्लेम करता है। इन दिस एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स इज व्हाट वी मेक प्लान्स टू शिफ्ट द ब्लेम ऑफ द शॉर्ट कमिंग टू अदर्स। अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरे पर लगाना, इल्ज़ाम दूसरे पर सौंपना, इस टैक्टिक्स को हम बोलते हैं सी वट यू मेड मी do. If we commit some mistakes during the course of work and to avoid the adverse effect of it, we try to shift the blame to our colleagues. हाँ, अगर आपने कोई ऐसा कुछ कर दिया है, कंपनी में कोई एक्टिविटी कर दी है जिसके कारण आपको उसके एडवर्स रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, उसको दूसरे अपने जो कुलीग होगा, जो साथ में काम करने वाला होगा, उस पर उसका ब्लेम शिफ्ट कर दोगे। तो ये आप सी वट यू मेड मी डू वाली जो गेम है, जो एग्जाम्पल है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो गेम्स के इसमें कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रिप्ट एनालिसिस। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ अनकवरिंग द अर्ली डिसीजन मेड अनकॉन्शियसली एज टू हाउ लाइफ शैल बी lived. A person unconsciously decides in his childhood as to what would he likes to do or become in his life. This happens to be such a decision for which no conscious effort or thinking is involved. The idea pop up in his mind. Such a decision is called script or life plans. जैसे जब हम छोटे होते हैं और कोई जैसे बचपन में कोई पूछ लेता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उस टाइम पे जब एक बच्चा अनकॉन्शियसली कोई जवाब देता है, तो कोई बोल देता है कि मेरे को पायलट बनना है, कोई बोल देता है मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो अनकॉन्शियसली उस चीज़ को बोल देता है, पर धीरे धीरे वो उस जो उसने बोला था उसी की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है, अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करना शुरू कर देता है। तो जो उसका स्क्रिप्ट थी, जो उसने बचपन में ऐसे ही अनकॉन्शियसली बोल दी थी, तो वो उसके कॉन्शियस बिहेवियर में आनी शुरू हो जाती है, जिसके हिसाब से ही एक पर्सन एफर्ट्स करने शुरू कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस। इसी के साथ हमारे जो ये मॉडल्स से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डेवलपिंग सुटेबल मैनेजरियल स्टाइल। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से क्या एक जो मैनेजर होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कोई ऑफिसर होगा, तो वो पर्सन्स के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकता है, जज कर सकता है कि उसका एम्प्लॉय की जो लाइफ पोजीशन वो कैसी है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स अगर वो यूज़ कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी ईगो स्टेट की उसको इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसी हिसाब से वो अपने मैनेजरियल स्टाइल में भी चेंजेस कर लेगा। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। इस ट्रांजैक्शनल में जो मॉडल्स हैं, इसकी हेल्प से एक पर्सन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है, जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो एटीट्यूड होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, नेक्स्ट इज़ negative. If the attitude of a person happens to be positive, transactional analysis can help in increasing his positivity. On the other hand, अगर किसी पर्सन का जो बिहेवियर है नेगेटिव है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस उसको उस बिहेवियर से बचने के कुछ तरीके बताता है, जिससे वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सके। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। Transactional analysis play an important role in the establishing sweet relationship among all the person working in an organization. Under this, the information about the ego state of both the parties is obtained. अगर किसी पर्सन की ईगो स्टेट का आपको पता चल जाता है कि ये किस ईगो स्टेट में बिहेव करता है, तो उससे क्या होगा, उस पर्सन के बिहेवियर को जानने में हेल्प मिलेगी और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के कम चांसेस रहेंगे और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मोनियस रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अगर कंपनी में जो लोग वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, वो कोई ऑफिस टैक्टिक्स यूज़ नहीं करते हैं आपस में, तो ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करेगा और इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। नेक्स्ट आता है
Developing managerial skill. Transactional analysis is a method of developing managerial skill. A manager has to face numerous problems while working in the organization. With the help of transactional analysis, a manager can have a good rapport between himself and his subordinates. Next आ जाता है motivating employees. Every employee get motivated by the complementary transaction and positive stroke. कोई भी पर्सन क्या चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा रिकॉग्निशन मिले, उसको पॉजिटिव स्ट्रोक दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन की भावना जागती है और वो थोड़ा अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भी मोटिवेट होता है इससे। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग चेंजिंग ईजिली। जब एक पर्सन की ईगो स्टेट के बारे में पता चल जाता है और उसके बिहेवियर को चेंज करने में भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हेल्प करता है। For this purpose, a change become necessary in the tendencies, interest, and the way of thinking of people. This is possible with the help of transactional analysis. इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।